नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास डार से पिछुड़ा। शनिवार 5 फरवरी, नई दिल्ली मुंबई। नीलम की आंख खुली। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप का स्विच ऑन किया और सामने वाली क्लॉक की तरफ झांका। 6:45 बजने को थे। उसने पलंग के ऐन पीछे बनी विशाल खिड़की पर पड़ा पर्दा तनिक सरकाया और बाहर झांका। बाहर अभी अंधेरा था। दिल्ली शहर में फरवरी के महीने में सूरज देर से ही निकलता था। फिर उसने अपने पहलू में लेटे अपने सूरज पर निगाह डाली। उसका सूरज, जो अभी मुश्किल से 20 दिन का था, दीन दुनिया से बेखबर पीठ के बल लेटा सोया पड़ा था। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थी और होठ यूं बंद थे जैसे बहुत हौले से मुस्कुरा रहा था। नीलम अनुराग और गर्व भरी निगाहों से अपलक उसे देखने लगी। मेरा बेटा। फिर वो होठों में बुदबुदाई। विमल का बेटा, मेरा और मेरे सरदार जी का बेटा। सरदार सूरज सिंह सोहल, सन ऑफ सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल। कितनी सच्ची भविष्यवाणी की थी विमल ने। कैसे उसके चेहरे से उसने पढ़ लिया था कि उसके लड़का होगा। तब उसकी बीमार पशेमान हलकान सूरत भी विमल को सूरज की तरह चमकती लगती थी। तभी उसने फैसला कर लिया था कि सच में ही उसके लड़का हुआ तो वो उसका नाम सूरज रखेगी, सरदार सूरज सिंह सोहल। विमल की हिदायत की वजह से वो उसे सोहल नहीं कह सकती थी, क्योंकि विमल वहाँ कश्मीरी विस्थापित अरविंद कौल के नाम से स्थापित था और खुद वो मॉडल टाउन के इलाके में बनी उस एक मंजिली कोठी में मिसेस कौल के नाम से जानी जाती थी। सिंह नहीं कह सकती थी, सरदार नहीं कह सकती थी, लेकिन अपने बेटे को सूरज कहकर पुकारने से उसे कोई नहीं रोक सकता था, विमल भी नहीं। तब उसने अपने दूसरे पहलू में निगाह डाली, जहाँ की विमल को मौजूद होना चाहिए था। विमल वहाँ नहीं था। जल्दी उठ गए होंगे, उसने सोचा। जरूर टॉयलेट में होंगे। वो पलंग पर से नीचे उतरी और टॉयलेट के दरवाजे पर पहुंची। मैं चाय बनाने लगी हूँ, वो टॉयलेट के दरवाजे पर एक बार हौली सी दस्तक देती हुई बोली। फिर वो किचन में पहुंची। उसने गैस का चूल्हा ऑन किया और उस पर चाय का पानी चढ़ाया। वो कोठी शिव नारायण पिपलोनिया की थी, जिसने की विमल की ही तरह गुंडे बदमाशों लुटेरों की मुखालफ्त करते हुए प्रेस द्वारा खबरदार शहरी का खिताब पाया था, जो एक कुमारी कन्या की इज्जत बचाने की कोशिश में उसको अगवा करने वाले बदमाशों के हाथों मारा गया था। अपनी मौत से पहले उस दौरान दिल्ली शहर में हुए ऐसे गुंडे बदमाशों के तमाम कत्ल, जिनमें से कई विमल ने किए थे, जिसने अपने सर ले लिए थे और जो विमल को अपना कानूनी वारिस करार देकर मरा था। विमल की उसका वारिस बनने की कोई मर्जी या मंशा नहीं थी, लेकिन बुजुर्गवार ने विमल की बाहों में दम तोड़ते वक्त इस बात को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताया था, जो कि विमल को पूरी करनी पड़ी थी। नतीजतन उसने गोल मार्केट के कोविल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित अपना किराए का फ्लैट छोड़ दिया था और वो लोग रहने के लिए वहां आ गए थे। वहीं उन दिनों उनके साथ सुमन वर्मा भी रहती थी, जिसकी माँ और छोटी बहन गोल मार्केट में विमल वाले ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 5 बलात्कारियों की हवस का शिकार होने के बाद परलोक सिधार गई थी और अब पूरी तरह से अनाथ थी। इसी वजह से विमल ने जब गोल मार्केट से घर शिफ्ट किया था तो वो सुमन को भी अपने साथ रहने के लिए वहां ले आया था। 15 जनवरी को नीलम ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया था। हालांकि डिलीवरी तब भी वक्त से पहले हुई थी, लेकिन प्रभु की कृपा से और डॉक्टर मिसेस कुलकर्णी की उम्दा देख रेख की वजह से जच्चा बच्चा अब पूर्णतः स्वस्थ थे। अभी कल ही वो कहकर गई थी कि अब ना तो उसके जच्चा बच्चा को देखने के लिए रोज वहां आने की जरूरत थी और न ही अब मिस्टर कॉल का अपनी बीवी के पलंग की पट्टी से यूं चिपका रहना जरूरी था, जैसे जच्चगी की तकलीफ नीलम ने नहीं उठाई, उसने उठाई हो। चाय बनाने जैसे छोटे मोटे काम उसने 2-3 दिन से ही करने शुरू किए थे, जिससे कि विमल को सख्त ऐतराज था, लेकिन नीलम की जिद के आगे उसने हथियार डाल दिए थे। अमूमन ऐसे काम विमल नहीं बल्कि सुमन करती थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो नाइट ड्यूटी कर रही थी। वो महानगर टेलीफोन निगम की ट्रंक ऑपरेटर की नौकरी करती थी, जिसकी वजह से सुबह 6 बजे घर लौटती थी और विमल की जिद पर आते ही सो जाती थी। तभी चाय का पानी उबलने लगा। उसने चाय तैयार करके 2 गिलासों में डाली और वापस बेडरूम में पहुंची। विमल वहां नहीं था।
उसने दोनों गिलास साइड टेबल पर रखे और फिर बाथरूम के बंद दरवाजे पर पहुंची। सरदार जी, वो प्यार भरे स्वर में बोली, चाय तैयार है। कोई जवाब न मिला। वो सकपकाई। उसने दोबारा दस्तक देने के लिए दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर दस्तक देने की जगह उसने दरवाजे को हौले से धक्का दिया। दरवाजा निशब्द खुल गया। सशंक भाव से उसने भीतर झांका। बाथरूम खाली था। वैसे ही सशंक भाव से वो सारे फ्लैट में फिर गई। विमल कहीं नहीं था। जरूर मॉर्निंग वॉक पर निकल गए थे सरदार जी। वो कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंची। द्वार भीतर से बंद नहीं था। जरूर यही बात थी। लेकिन ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था कि वो उसे खबर किए बिना यूं कहीं चले गए हों, वो भी सुबह सवेरे, दरवाजा खुला छोड़कर। किसी अज्ञात आशंका से उसका दिल लरजने लगा। वो वापस बेडरूम में लौटी। चाय में अब उसकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक गिलास उठाया और चाय की एक छोटी सी चुस्की भरी। शायद विमल उसे सोती जानकर सुमन को कुछ कहकर गया था। क्या वो सुमन को जगाकर पूछे? उसके मन ने हामी न भरी। जाने से पहले कुछ कहने के लिए अगर वो सुमन को जगा सकता था तो उसे भी तो जगा सकता था। तो फिर तभी उसकी निगाह टीवी के ऊपर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। वो लिफाफा रात को तो वहां नहीं था। उसने चाय का गिलास वापस साइड टेबल पर रख दिया और टीवी के करीब पहुंची। ये देखकर उसका दिल फिर लरजा कि लिफाफे पर उसका नाम लिखा हुआ था, विमल के हैंडराइटिंग में। उसने हाथ बढ़ाया और यूं डरती डरती लिफाफा टीवी पर से उठाया, जैसे वो उसे करंट मार सकता था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। भीतर 2 चिट्ठियां मौजूद थी। एक चिट्ठी विमल के नाम तुकाराम की थी और दूसरी उसके नाम विमल की थी। सबसे पहले उसने विमल वाली चिट्ठी पढ़ी। मेरी जान, मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि तुझे और नन्हे सूरज को पीछे अकेला छोड़कर यूं चुपचाप दिल्ली छोड़ जाने की मेरी खता मेरा वाहिगुरु मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो पहला फिक्रा पढ़ते ही नीलम को अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस हुई। वो जहाँ खड़ी थी वहीं धम से बैठ गई। विमल घर ही नहीं, दिल्ली छोड़ गया था और लिखने का ढंग ऐसा था जैसे वो वापस नहीं लौटने वाला था। उसकी आंखें डबडबा आई। उसकी कनपट्टियों में खून बजने लगा। उसके हाथ पांव कांपने लगे। बड़ी कठिनाई से वो अपने आप को चिट्ठी को आगे पढ़ने के लिए तैयार कर पाई। आगे लिखा था, इस चिट्ठी के साथ में जो दूसरी चिट्ठी है वो तुकाराम की है, जो उसने मुझे बम्बई से लिखी थी और जो मुझे नए साल के पहले दिन सुबह सवेरे सुमन के हाथों हासिल हुई थी। मेरी जान, मेरे फर्ज, मेरी गैरत का तकाजा तो ये था कि उस चिट्ठी को पढ़ते ही मैं बम्बई का रुख कर लेता और अपने मोहसिनों के करीब पहुंच जाता, लेकिन तेरी हालत ने मुझे ऐसा ना करने दिया। साहिबे औलाद बनने की ख्वाहिश ने मुझे जज्बाती बना दिया। तेरे होने वाले बच्चे ने मेरे पाँवों में बेड़ियां डाल दी और औलाद का मुंह देखने की दिल में लरजती मनोकामना ने मुझे कमजोर बना दिया। मैं बयान नहीं कर सकता कि नन्हे सूरज की सूरत में तूने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है। माता वैष्णो देवी के दरबार में तेरे से शादी करने के अलावा अगर कोई अहम तरीन, कोई पुरसकून बात मेरी जिंदगी में वाक़या हुई तो वो नन्हे सूरज का जन्म है। मुझे बाप का दर्जा हासिल हुआ। मेरा अंजाम तो वाहिगुरु ने लिख ही दिया, लेकिन अब मुझे ये अंदेशा नहीं सताएगा कि मेरे बाद नीलम का क्या होगा। अब मुझे इत्मीनान है कि मैं ना भी रहा तो हमारे प्यार की निशानी हमारा बेटा तेरे करीब होगा, जो कि बड़ा होकर तेरा मुहाफिज बनकर दिखाएगा। वो काम करके दिखाएगा जो अपनी जिंदगी में उसका बाप ना कर सका। मेरे वाहिगुरु ने मुझे बहुत सजाएं दी। पत्थर की कलम से उसने मेरी तकदीर लिखी और मुझे कुत्ते की तरह दूर दूर करती जिंदगी जीने की ही काबिल समझा। लेकिन किसी ने सच कहा है कि बाबे के घर में देर है, अंधेर नहीं। वो रुलाता है तो आंसू भी वो ही पोंछता है। तू आपे करता तेरा किया सब होई, तुझ बिन दूजा अवर न कोई। मेरी तमाम सजाएं इस एक इनाम के आगे हिच है, जो कि वाहिगुरु सच्चे पातशाह ने नन्हे सूरज की शक्ल में मुझे दिया है। अब मुझे कभी ये अंदेशा नहीं होगा कि नीलम अकेली है, उसके पास कोई नहीं। मेरी जान, अब तो मैं हमेशा तेरे पास हूँ, सरदार सूरज सिंह सोहल की सूरत में। अब तो वाहिगुरु के नाम ले और अपने बच्चे की खैर मना, अपने बच्चे की खैर मना,
क्योंकि बच्चे के बाप की खैर तो तू बहुत मना चुकी। मेरी जान, मैं जानता हूँ कि माँ बेटे को सोया छोड़कर मेरे चुपचाप घर से निकल जाने का सदमा तुझ पर बहुत भारी गुजरेगा, लेकिन तू ये सोच के हौसला रख कि तूने अकेले और मेरे साथ इससे कहीं बड़ी विपत्तियां झेली हैं। बखिया के कहर का शिकार होकर हम दोनों बंबई में ही शहीद हो गए होते, लेकिन वाहे गुरु ने हमारी पत रखी, बिछड़े मेल मिलाए, चंडीगढ़ और दिल्ली में चैन और सुकून की जिंदगी दी। कदरन छोटी ही लेकिन दी। हम पापियों को बख्शनहार ने औलाद का मुंह दिखाया। ये कहना कि बाबे ने अपने इन गुनाहगार बंदों को कभी कुछ न दिया, दिया तो काफ़ी न दिया, ना शुक्रापन होगा। वो तो दाता है और दाता देता है। दीन दयाल दयानिधि दोखन देखत है पर देत नहारे। तेरे इस वक्त आंदोलित मन को चैन आए, इस खातिर लिख रहा हूँ कि सुख तो दो दुखों के बीच का वक्फा होता है। खुदा के कोई गुनाहगार बंदा अगर अपने को सुख से रह रहा समझता है तो वो समझ ले कि एक दुख अभी गुजरा है और एक दुख आने वाला है। शांति तूफान की आमद की चेतावनी होती है। सुख दो दुखों के बीच का वक्फा है, इसलिए फिक्र कैसी, चिंता कैसी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी तो कोई नहीं हो रही। जब तूने शादी ही उधार की जिंदगी जीते मर्द से की तो उसके अंजाम से क्या डरना। मरे हुए को कौन मार सकता है। मैंने तुझे पहले ही नहीं कहा था कि मवाली की बीवी विधवा मरती है। मेरी जान, ये तमाम बातें मैं तुझे खौफजदा करने के लिए नहीं लिख रहा, न ही मैं समझता हूँ कि मैं बंबई में कदम रखते ही मारा जाऊँगा। ये सब कुछ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुझे याद रहे कि तू एक ऐसे मर्द की बीवी है, बहादुरी जामारी सरफरोशी जिसकी कौम की ऐसी तारीख है जो कि खून से लबरेज खंजर से वक्त की दीवार पर लिखी गई है। ये सब कुछ मैं तुझे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरी गैर हाजिरी में तो मेरे किसी भी अंजाम के लिए तैयार रहे। बंबई में तेरे से बिछुड़ने के बाद मैंने वहाँ कभी कसम खाई थी कि अगर मुझे नीलम मिल गई तो मैं दोबारा कभी उस पाप की नगरी में कदम भी नहीं रखूँगा। लेकिन मेरी कसम टूट रही है। मुझे वहीं जाना पड़ रहा है। इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा फ़र्ज मुझे पुकार रहा है। मेरा फ़र्ज क्या है वो तो तुकाराम की चिट्ठी पढ़कर समझ जाएगी। मुझे चोरों की तरह रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर इसलिए रुखसत होना पड़ रहा है क्योंकि माता वैष्णो देवी के दरबार में हुई मुलाकात के बाद से तेरी भी तो जिद है कि अब तो मुझे कहीं नहीं जाने देगी। लेकिन मुझे जाना है, मैं रुक नहीं सकता। मैं पहले ही 1.25 महीना लेट हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये तुझे मालूम है। मुझे ये मालूम है कि इस चिट्ठी को पढ़ते ही तेरी पहली प्रतिक्रिया मेरे पीछे पीछे बंबई चले आने की होगी और मैं जानता हूँ कि तू वहाँ मुझे ढूंढ भी निकालेगी। लेकिन कसम है तुझे वाहेगुरु की, कसम है तुझे मेरी जान की, कसम है तुझे अपनी औलाद की जो तू मेरे पीछे आई। तेरे मेरे पीछे आने से कुछ समझ नहीं जाएगा, लेकिन बिगड़ बहुत कुछ जाएगा। पति के लिए औलाद की जान खतरे में डालने की कोशिश तू नहीं करेगी, ऐसा मुझे यकीन है। और फिर मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा। सलामत रहा और मेरा मिशन जल्दी कामयाब हो गया तो मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा, बहुत जल्द, तेरी उम्मीद से पहले, खुद अपनी उम्मीद से पहले। चिट्ठी या टेलीफोन के जरिए तुकाराम के पते पर तूने मेरे से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि अव्वल तो मेरे वहाँ होने की कोई गारंटी नहीं, दूसरे तेरे से कैसा भी संपर्क मेरे मिशन के रास्ते में अड़चन बनेगा। वो मुझे कमज़ोर बनाएगा और मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मोहसिनों को रुसवा करके तेरे पास, सूरज के पास लौट आने को प्रेरित करेगा। ऐन इन्हीं वजूहात से मैं भी तुझे फ़ोन नहीं करूँगा, चिट्ठी नहीं लिखूँगा। घर में जो रुपया पैसा है उसमें से कुछ मैं साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन पीछे जो बाकी है वो भी किसी कदर कम नहीं। तुझे समझाने की ज़रूरत नहीं कि मेरी गैर हाजिरी में कम से कम कोई माली दुश्वारी तेरे सामने पेश नहीं आने वाली। सुमन को मैंने बहन कहा है। अगर उसकी शादी मेरी गैर हाजिरी में होती है तो तूने उसके लिए वो सब कुछ करना है जो मैं होता तो करता, या उसकी माँ जिंदा होती तो वो करती। बाकी तू खुद समझदार है। सूरज को बहुत बहुत प्यार देना और सुमन को कतई कुछ ना बताना। मेरी गैर हाजिरी की कैसी भी कहानी उसे सुना देना, लेकिन असलियत ना बताना।
ये तो हरगिज न बताना कि मैं कहाँ गया हूँ, क्यों गया हूँ। तुझे समझने की ज़रूरत नहीं कि जैसी मेरी जिंदगी है और आगे पेश आने वाली है, उसमें अपने ही पाँव की बेड़ी बन जाते हैं। फिलहाल अलविदा, अलविदा मेरी जान, अलविदा मेरी जिंदगी। और आखिर में गुरु महाराज की जुबान में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देह शिवावर मोहि इहे, शुभ कर्मन तो कभू न डरो, न डरो अरीसो जब जाई लरो, निश्चय करी अपनी जीत करो। अरु सिख हो अपने ही मन कऊ, इह लालच है गुण तऊ उचरो, जब आओ कि अवध निदान बने, अति रण में तब जूझ मरो। तेरा गुनहगार विमल। चिट्ठी की आखिरी लाइन तक पहुंचने तक नीलम की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और उसकी हिचकियां रोके नहीं रुक रही थी। उसने धुंधलाई आंखों से सोए हुए सूरज की तरफ देखा और फिर कातर भाव से बोली, जल्दी बड़ा हो जा बेटा, जल्दी बड़ा हो जा, ताकि तू अपने बाप के पीछे जा सके। सरदार जी की कसम मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं। तूने बड़ा होकर अपने बाप का मुहाफिज बनना है। तेरा बाप बहुत अकेला है इस दुनिया में, बहुत अकेला। कितनी ही देर वो यूं ही सुबकती रही। फिर उसने अपने आंसुओं की गंगा जमुना को अपनी नाइटी की आस्तीन से सोखने की नाकाम कोशिश की और फिर कांपते हाथों से दूसरी चिट्ठी खोली। बड़ी कठिनाई से वो अपने गुनाह को उस चिट्ठी की इबारत पर फोकस कर पाई। लिखा था, सरदार, बम्बई छोड़ने से पहले यहाँ जो तू कितने ही स्कूलों, डिस्पेंसरियों, यतीम खानों, विधवा आश्रमों वगैरह के लिए बड़े बड़े वजीफे बांध गया था, आइंदा दिनों में उनको जारी रखना मुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर हो जाने वाला है, क्योंकि कुछ डाले बिना निकालते रहने से तो कुबेर का खजाना खाली हो सकता है। लोगों की उन चंदों, उन वजीफों से इतनी उम्मीदें बन गई हैं कि उनका न हासिल होना उन्हें बहुत मायूस करेगा। वो दाता को, यानी कि तुझे भगवान समझते हैं, और भगवान क्या कभी किसी को नाउम्मीद करता है। वैसे उन रकमों के हासिल से बाज लोग लालच के हवाले भी हैं। जैसे पिछले महीने धारावी में वहाँ के झोपड़पट्टी के बच्चों को शिक्षा देने वाले छत्रपति प्राइमरी स्कूल को चंदा ना पहुँचा तो उसका हेडमास्टर रामोजी राव काशीकर मेरे घर पहुँच गया। चंदा पहुँचने का इंतज़ार करने की जगह चंदा उगाने खुद चला आया। बहरहाल ऐसे चंदों, वजीफों की जो बुनियाद तू बना गया, उस पर परोपकार की स्थायी इमारत, परवान की स्थायी इमारत परवान चढ़े। इसके लिए रोकड़े की आमद को कोई पुख्ता मुतवातर इंतज़ाम ज़रूरी है, जो कि तेरी गैर हाजिरी में हमारी बदकिस्मती है कि मैं और वागले नहीं कर सकते। लिहाजा अब फैसला तेरे हाथ में है कि ये सिलसिला बंद होना है या जारी रहना है। अगर बंद होना है तो कोई बात ही नहीं है, जारी रहना है तो पहली फुर्सत में बम्बई पहुंच और कुछ कर, कुछ क्या बहुत कुछ कर, सब कुछ कर। तेरा भाई तुकाराम। उसने चिट्ठी पर से सिर उठाया तो सामने सुमन को खड़े पाया। सुमन की उसके चेहरे पर निगाह पड़ी तो वो भौचक्की रह गई। हाय राम! वो घबराकर उसके करीब बैठ गई और दोनों हाथों से नीलम का आंसुओं से लबरेज चेहरा थामती हुई बोली, क्या हुआ, क्या हुआ मेरा सरदार? नीलम बिलख कर बोली। न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया, डार से बिछुड़ा। 11 बजे विमल का प्लेन मुंबई में शहर एयरपोर्ट पर उतरा। अब वो फिर उसी पाप की नगरी में था जहाँ कभी न लौटने का संकल्प करके वो कोई 13 महीने पहले से रुखसत हुआ था। जो तुधत भावे नानका, वो आह भरकर बोला, सोई भली कार। दिल्ली से मुंबई तक के सारे रास्ते उसका मन बेहद उदास रहा था। केवल 20 दिन के बच्चे के साथ नीलम को पीछे अकेली छोड़ आने के लिए उसका मन उसे धिक्कार रहा था, लेकिन वो भी क्या करता। वो मौजूदा हालात के हाथों मजबूर था। तुकाराम के बुलावे को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ऐसा करना खुदगर्जी, यार मारी और मतलब परस्ती होता, और वैसी कोई भी खामी उसकी फितरत में शुमार नहीं थी। तुकाराम की चिट्ठी में एक ये भी बड़ी रहस्य भरी बात थी कि उसने लिखा था कि बदकिस्मती से वो और वागले कुछ नहीं कर सकते थे। बदकिस्मती की ऐसी कौन सी हालत आन पहुंची थी उन दोनों के सामने? ऐसा असहाय तो तुकाराम कभी नहीं था। इसी उधेड़ बुन में अपना सूटकेस संभाले पाइप के कश लगाता वो एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकला। नए साल में उसने एक बार भी शेव नहीं की थी, जिसकी वजह से अब उसके चेहरे पर काफ़ी घनी दाढ़ी मूछ थी।
तुकाराम की चिट्ठी पढ़ते ही उसने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी थी। आखिर उसने बंबई में कदम रखना था, जहाँ की पुलिस को ही नहीं, जहाँ के मवालियों को भी उसकी आज भी तलाश थी। आखिर वो कानून का मुजरिम था और कंपनी का दुश्मन नंबर 1 था, और दोनों ने ही उसकी गिरफ्तारी पर बड़े बड़े इनामों की घोषणा की हुई थी। उस पाप की नगरी में कई लोग इनाम की लालच में भी उसकी ताक में हो सकते थे। आखिर वो 7 राज्यों में घोषित इश्तहारी मुजरिम था। 10 लाख रुपए के इनाम की एवज में डॉक्टर अर्ल स्लेटर की हाउसकीपर हेल्गा ने उसके नए चेहरे की पोल खोल सकने वाली जो मुकम्मल फाइल इकबाल सिंह को भेजी थी, वो खुद इकबाल सिंह के जरिए ही विमल को हासिल हो गई थी और वो उसे अपने हाथों से नष्ट कर चुका था। यानी कहने को विमल का नया चेहरा आज भी महफूज था, लेकिन फिर भी उसने दाढ़ी मूंछ बढ़ा, कीमती बड़ा स्टाइलिश धूप का चश्मा और सिर पर फेल्ट हैट लगाया था और जिस्म पर कीमती सूट पहने था। अपनी गोरी रंगत की वजह से यूं वो कोई विलायती साहब लग रहा था। टर्मिनल के सामने से वो एक टैक्सी पर सवार हुआ। टैक्सी तत्काल आगे बढ़ी। वो टर्मिनल की हद से बाहर निकल आई तो ड्राइवर बोला, किधर चलूं बाप? चैम्बूर, विमल बोला। ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया और फिर वो टैक्सी चलाने में तल्लीन हो गया। टैक्सी अभी चैम्बूर के रास्ते पर 2 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी कि विमल को एहसास हो गया कि एक काली एम्बेसडर उसके पीछे लगी हुई थी, और थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो गया कि काली एम्बेसडर उसी के पीछे लगी थी। उसने चिंतित भाव से पाइप का कश लगाया और सोचने लगा, कौन था उसके पीछे? बंबई में कदम रखते ही उसका किसी की निगाह में आ जाना चिंताजनक बात थी। यानी कि 13 महीने बाद भी बंबई का एक खास तबका उसे भूला नहीं था। चैम्बूर में कहाँ चलूं बाप? ड्राइवर बोला। क्या? विमल हड़बड़ाकर बोला। मैं बोला, चैम्बूर में किधर जाने का है? किधर भी नहीं, तू आगे चल। आगे कहाँ? ठाणे क्रीक के पुल की ओर। मेरे को पनवल जाने का है। ठीक है। तब तक विमल को यह एहसास हो चुका था कि काली एम्बेसडर में उसके ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था, और एक अकेले आदमी से निपट लेना उसके लिए क्या बड़ी बात थी। सुनो, एकाएक विमल बोला, पनवल से थोड़ा आगे या थोड़ा पहले तक कितना भाड़ा बन जाएगा टैक्सी का? यही कोई 150 बाप, ड्राइवर बोला। पर उधर से पैसेंजर नहीं मिलता, इसलिए। आई अंडरस्टैंड। विमल ने अपना पर्स निकालकर उसमें से कुछ नोट बरामद किए। ये लो 500 रुपये। 500? मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी टैक्सी चाहिए, बाकी उसकी फीस। अपन का टैक्सी तो तुम्हारे हवाले है ही बाप, बैठेला तो है इसमें तुम्हारे बिना। क्या? पुल पार करते ही एकदम टैक्सी की रफ्तार बढ़ा देना और आगे जो चौराहा आता है उससे एकदम बाएं मोड़ना। बाएं मोड़ते ही तुम टैक्सी से उतर जाना। फिर 1 घंटे बाद तुम्हारी टैक्सी वापस एयरपोर्ट पर टैक्सी स्टैंड पर पहुंच जाएगी। नक्को, ड्राइवर सख्ती से बोला। ऐसा कहीं होता है बाप? होता है, लेकिन। नाम क्या है तेरा? विक्टर। लेकिन विक्टर, तू चाहता है, विमल सर्द स्वर में बोला, कि ये टैक्सी मैं तेरे से छीन लूं और तेरा भाड़ा और तेरी फीस भी तुझे न दूं? बोल, चाहता है? रियर व्यू मिरर में ड्राइवर की निगाह पीछे बैठे अपने पैसेंजर की निगाह से मिली। उसने पता नहीं विमल की आंखों में ऐसा क्या देखा कि उसके सारे शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। उसका पैसेंजर जरूर कोई कंपनी का बड़ा बाप था, उसने मन ही मन सोचा। और किसकी हिम्मत हो सकती थी ऐसी खतरनाक जुबान बोलने की, और किसकी निगाह यूं एकाएक शोले बरसाने लग सकती थी। टैक्सी सेफ मिलेगा ना बाप? फंसी स्वर में बोला। बिल्कुल। एयरपोर्ट पर 1 घंटे में? हाँ, 1 नहीं तो बड़ी हद 1.5 घंटे में। फिर क्या वांदा है, अपन अभी वैसिज करता है जैसा तुम बोला। शाबाश, तू नहीं जानता इस घड़ी तूने कितना समझदारी भरा फैसला किया है। टैक्सी हो लेकिन उसका स्टीयरिंग संभालने को हाथ ना हो, उसके पैडल दबाने को पाँव न हो, तो टैक्सी किस काम की? ड्राइवर के शरीर में फिर ठंडक की लहर दौड़ गई। रियर व्यू मिरर के जरिए अपने पैसेंजर से दोबारा निगाह मिलाने की उसकी हिम्मत न हुई। उसने अपनी निगाह सामने सड़क पर गड़ा ली और खामोशी से टैक्सी चलाने लगा। जो शख्स काली एम्बेसडर ड्राइव कर रहा था उसका नाम विनोद शिंदे था। वो कोई 30 साल का बहुत अच्छी शक्ल सूरत और अच्छी तंदुरुस्ती वाला गोरा चिट्टा आधुनिक युवक था।
जिस टैक्सी की वो पीछे लगा हुआ था, वो जब ठाणे क्रीक के पुल पर दौड़ने लगी तो उसके दिल ने यही गवाही दी कि टैक्सी के मुसाफिर की मंजिल काफ़ी दूर थी और उसे काफ़ी दूर तक उसका पीछा करना पड़ता था। टैक्सी ने मंथर गति से पुल पार किया और फिर एकाएक उसकी रफ्तार तेज हो गई। वो अपनी एम्बेसडर के साथ अभी पुल में ही था कि टैक्सी अगले चौराहे पर पहुंच गई और तेजी से बाएं मोड़ काटकर उसकी निगाहों से ओझल हो गई। बौखलाकर उसने अपनी कार का एक्सीलेटर का पेडल दबाया। आगे चौराहे पर पहुंचकर उसने कार को बाएं मोड़ा और आगे लगभग खाली पड़ी सड़क पर निगाह दौड़ाई। उसकी जान में जान आई। टैक्सी आगे सड़क पर मौजूद थी, लेकिन अब उसमें खाकी टोपी वाला ड्राइवर ही दिखाई दे रहा था। पीछे बैठा पैसेंजर नहीं दिखाई दे रहा था। पैसेंजर कहाँ गया? अपने सामान समेत इतनी जल्दी टैक्सी से वह उतर तो सकता नहीं था। ऐसा उसने कर भी लिया होता तो उसे तो अभी अपना सूटकेस संभाले सड़क पर ही कहीं दिखाई देता होना चाहिए था। लेकिन सड़क पर तो उस घड़ी एक खाकी पतलून और बुरशट वाले आदमी के अलावा, जो कि बस स्टैंड के शेड की ओर बढ़ रहा था, कोई भी नहीं था। और फिर पैसेंजर उतर भी गया था तो टैक्सी आगे कहाँ जा रही थी? उसे तो पैसेंजर उतार कर वापस लौटता होना चाहिए था। जरूर पैसेंजर टैक्सी में जरा ज़्यादा ही पसर गया था और पिछली सीट की ओट में हो गया था। जरूर यही बात थी। अब वो सोचने लगा कि क्या वो हॉर्न बजाकर टैक्सी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे और उसे रुकने का इशारा करे, या तब तक बस सतूर उसके पीछे लगा रहे जब तक कि पैसेंजर अपनी मंजिल पर न पहुंच जाए। उसे दूसरी बात ही जची। टैक्सी की रफ्तार फिर एकाएक तेज हुई। उसने दाईं ओर मुड़ने का सिग्नल दिया, लेकिन जब वो आगे चौराहे पर पहुंची तो एकाएक उसने यूं बाएं मोड़ काटा कि टैक्सी उलटते उलटते बची। तौबा, शिंदे ने सोचा, क्या पागल हो गया था ड्राइवर? वो खुद, जो दाएं मुड़ने के हिसाब से तैयारी किए गाड़ी चला रहा था, तत्काल बाएं ना मुड़ सका। बाएं मुड़ने के लिए उसे गाड़ी की रफ्तार घटानी पड़ी और स्टीयरिंग को ढेर सारा बाएं काटना पड़ा। उस बाईं सड़क पर पहुंचते ही टैक्सी उसे फिर दिखाई दी, खड़ी, गति शून्य। वो सकपकाया, क्या पैसेंजर की मंजिल आ गई थी? लेकिन वो तो एक सुनसान सड़क थी जिसके दाएं बाएं चटियल मैदान के अलावा कुछ भी नहीं था। सामान के साथ वो ऐसी जगह कैसे उतर सकता था? क्या गाड़ी बिगड़ गई थी? जरूर यही बात थी। लेकिन टैक्सी में पहले तो सिर्फ पैसेंजर नहीं दिखाई दे रहा था, अब तो उसमें से खाकी टोपी वाला ड्राइवर भी गायब था। टैक्सी तो एकदम खाली खड़ी जान पड़ती थी। क्या माजरा था? वो अपनी कार को टैक्सी के पहलू से आगे गुजार ले गया। टैक्सी तो वाकई खाली थी। कहाँ गायब हो गए पैसेंजर और ड्राइवर दोनों? उसने अपनी कार को रोका, थोड़ा बैक किया और फिर उस टैक्सी से कोई 10 गज आगे रोककर उसमें से निकलकर पैदल ही टैक्सी की तरफ बढ़ा। सामने से भी टैक्सी खाली ही लग रही थी। वो झिझकता हुआ टैक्सी के करीब पहुंचकर ठिठका। उसने ड्राइवर की साइड वाली खिड़की से भीतर झांका। भीतर कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे के पहलू में पहुंचा और उसने भीतर झांका। पिछली सीट पर भी कोई नहीं था, लेकिन वहां पैसेंजर का वो सूटकेस पड़ा था जो उसने एयरपोर्ट पर उसके हाथ में देखा था। सूटकेस के ऊपर उसका फेल्ट हैट रखा हुआ था। क्या माजरा था? उसने मन ही मन दोहराया। क्या सूटकेस टटोलूं? क्या हर्ष था? उसका मालिक तो वहां दिखाई दे नहीं रहा था। उसे तो ड्राइवर समेत पता नहीं जमीन निकल गई थी या आसमान खा गया था। झिझकते हुए उसने पिछले दरवाजे का हैंडल थामा और उसका खटका दबाकर दरवाजे को कार के फ्रेम से अलग किया। अभी उसने दरवाजे को 1 इंच ही अपनी तरफ खींचा था कि दरवाजा भड़ाक से खुला और पूरी शक्ति से उसके पेट और छाती से टकराया। वो पीछे को लड़खड़ाया और छाती थामे अपने संतुलन पर काबू पाने का प्रयास करने लगा। किसी ने टैक्सी की सीटों के बीच के स्थान में फर्श पर से बाहर को छलांग लगाई और फिर एक प्रचंड घूसा उसके जबड़े पर पड़ा। उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे सितारे नाच गए और वो धराशायी हो गया। विमल ने अपने सिर पर मौजूद ड्राइवर की खाकी टोपी टैक्सी में फेंकी और झुककर शिंदे का गहरा बांध थाम लिया। एक झटके से उसने उसे उसके पैरों पर खड़ा किया और उसकी पीठ जोर से टैक्सी की डिक्की के पहलू में ठोकता हुआ कर्कश स्वर में बोला, कौन है तू? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? छोड़ो, शिंदे कराता हुआ बोला। छोड़ो, जवाब दे। देता हूँ, पहले छोड़ो प्लीज।
विमल ने उसके गिरहबान को एक आखिरी झटका देकर गिरहबान छोड़ दिया। शिंदे अपने कपड़े ठीक करने लगा और कभी अपना जबड़ा तो कभी छाती टटोलने लगा। हाय, वो फिर कराहता हुआ बोला। हाय, जबड़ा तोड़ दिया, पसलियां चटका दी, अभी अपने पैरों पर खड़ा है। विमल क्रूर स्वर में बोला। 1 मिनट में फूट के ना दिया तो अस्पताल में आंख खुलेगी, शायद ना भी खुले, सीधा शमशान घाट ही पहुंच जाए। क्यों खामखा मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुझे नहीं मालूम? क्यों एयरपोर्ट से ही मेरे पीछे लगा हुआ है? तुम्हारे से बात करने की खातिर। बात? कौन सी बात? कैसी बात? बताता हूँ। क्यों बताता है? तेरा मेरा क्या वास्ता? तू मेरा कोई सगे वाला है, दोस्त है, वाकिफकार है? सगे वाला तो नहीं हूँ, वाकिफ हूँ मैं तुम्हारे से और दोस्त बनना चाहता हूँ। क्या बकता है? वो खामोश रहा। वो फिर अपना जबड़ा सहलाने लगा। तू मुझे जानता है? विमल उसे घूरता हुआ बोला। उसका सिर सहमति में हिला। अच्छा? विमल हक बकाया सा बोला। कौन हूँ मैं? सोहल। विमल सन रह गया। क्या? उसके मुंह से निकला। तभी तो इतनी आसानी से मुझे उल्लू बना लिया और अपने काबू में कर लिया। ड्राइवर किधर गया? सोहल कौन है? शिंदे दांत निकालकर हंसने लगा। ये हंसने की बात है? विमल घुड़क कर बोला। और नहीं तो क्या। सोहल मेरे से पूछता है कि सोहल कौन है। क्या बकता है? वो पूछते हैं सोहल कौन है, I mean गालिब कौन है। वो पूर्वता खींखी करके हंसता हुआ बोला। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? पढ़ा लिखा मालूम होता है। ग्रेजुएट हूँ, वो गर्व से बोला। अब बकवास बंद कर, शायरी न झाड़। यस बॉस, और जवाब दे मेरे सवाल का, वरना। विमल ने उसकी तरफ घूंसा ताना। थोबड़े पर नहीं बाप। वो अपना पहले से दुखता जबड़ा अपनी एक हथेली के पीछे छुपाता हुआ बोला। थोबड़े पर नहीं। क्यों? थोबड़ा तो वो क्या है, आजकल अपन की प्रॉपर्टी है। क्यों, तू फिल्म स्टार है? नहीं। तो फिर? वो खामोश रहा। अब कुछ भौंकेगा भी? सोहल यानी कि तुम, वो जल्दी से बोला, एक खतरनाक गैंगस्टर है और 7 राज्यों में घोषित इश्तिहारी मुजरिम है। कई खून कर चुका है, कई डाके डाल चुका है, कई बैंक लूट चुका है। कंपनी की आंख में डंडा करके दिखाने वाला तो बस एक वो ही पैदा हुआ है सृष्टि में। राज बहादुर बखिया तक को मार डाला। 3 लाख का इनाम है उसके सिर पर। 3 लाख का? विमल की भवें उठी। पहले 2.5 लाख का था, लेकिन हाल ही में बंबई पुलिस ने इनाम की रकम बढ़ा दी है। तुम्हें खबर नहीं लगी? और तू वो इनाम हासिल करने का तमन्नाई है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ताव खाना बंद करो तो बताऊं। मैं नहीं सुनना चाहता। मेरा उस किस्से से क्या लेना देना जो कि तू किसी सोहल को सुनाना चाहता है। किसी सोहल को नहीं, उस सोहल को सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे सामने खड़ा है, जो कि सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल है, और जो कोई 1 साल तक बंबई से गायब रहने के बाद आज फिर बंबई वापस लौटा है। जैसा खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम तू सोहल को बताता है, वैसे अगर वो सच में है तो उसको पहचान जाने वाला क्या जिंदा रह सकता है? तुम मुझे नहीं मार सकते, वो पूरी निश्चिंता से बोला। अच्छा? हाँ, अंडरवर्ल्ड में ये बात कहावत की तरह मशहूर है कि सोहल ने कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं किया। तुझे मैं सोहल लगता हूँ? लगते नहीं हो, लेकिन हो। तुम्हारी दाढ़ी दुनिया को धोखा दे सकती है, लेकिन। वो गर्व से अपनी छाती ठोकता हुआ बोला। मेरे को नहीं। बड़ी पारखी, बड़ी तीखी निगाह पाई है मैंने। बस ये समझ लो कि गणपति बप्पा का वरदान है ये मुझे, कि जो सूरत में एक बार देख लूं वो मेरे जहन में ऐसे फिट हो जाती है कि भुलाए नहीं भूलती, मिटाए नहीं मिटती। बाप, मैंने 20 साल पहले भी किसी की एक झलक देखी हो तो मैं आज उस पर निगाह पड़ते ही फौरन उसे दोबारा पहचान सकता हूँ। तुम्हारे नए चेहरे की फोटो तो मैंने सिर्फ 1 साल पहले, बड़ी हद 13 महीने पहले देखी थी। विमल फिर चौंका। नया चेहरा? प्रत्यक्षता वो सुसंयम स्वर में बोला। जो तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी से हासिल हुआ था, लेकिन जिसकी खबर फौरन ही कंपनी तक पहुंच गई थी। बखिया की मौत के बाद बखिया की गद्दी संभालने वाले दादा इकबाल सिंह ने बंबई के अंडरवर्ल्ड में बंटवाने के लिए तुम्हारे नए चेहरे की 500 तस्वीरें बनवाई थी। लेकिन बंटवाई तो नहीं थी। विमल के मुंह से अपने आप निकल गया। बंटवाई थी, 500 की 500 बंटवाई थी। तुम्हारे फुल बायोडाटा के साथ बंटवाई थी।
अलबत्ता वो 500 तस्वीरें कदरन कम बट पाई थी जो कि बाद में बनवाई गई थी। वो बाद में बनवाई गई थी। उनमें तुम्हारे नए चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ थी और आंखों की पुतलियों का रंग नीला था। इस वक्त कैसा है तुम्हारी आंखों का रंग? धूप का चश्मा उतारो तो मालूम पड़े। शट अप। उसने होठ खींच लिए। तुम्हें तस्वीरों की कैसे खबर है? विमल बोला। पहले मैं कंपनी का मुलाजिम था, शिंदे ने जवाब दिया। होटल सी व्यू में रिसेप्शन क्लर्क था। कंपनी के सिपहसालार श्याम डोगरे ने, जो कि दिखावे को वहां का सिक्योरिटी ऑफिसर है, अपने प्यादों में भी वो तस्वीरें बांटी थी। उन प्यादों में से डेविड नाम का एक प्यादा मेरा दोस्त था। उसने मुझे दोनों सेटों की तस्वीरें दिखाई थी। वो एक क्षण को ठिठका और फिर बोला, जब तुम पेस्टन जी नौशेरवान जी घड़ीवाला के नाम से अपनी फैमिली के साथ, मेरा मतलब है बीवी फिरोज़ा, बेटे आदिल और बेटी यास्मीन के साथ वहाँ के कमरा नंबर 608 में ठहरे हुए थे, तब मैं वहीं होटल सी व्यू की मुलाजमत में था। उस घड़ी तू रिसेप्शन पर था? नहीं था। होता तो तभी शोर न मचा देता कि सोहल आ गया, सोहल आ गया। फिर कैसे मालूम हुआ? बाद में मालूम हुआ। बाद में तब मालूम हुआ जबकि डोंगरे ने तुम्हारी वहां से गैर हाजिरी के दौरान तुम्हारी फर्जी बीवी और तुम्हारे फर्जी बच्चों को थाम लिया था। ओह, अभी भी तू होटल की ही मुलाजमत में है? अब नहीं हूँ, 6 महीने से नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? निकाल दिया गया। क्यों? होटल के ही एक कमरे में एक चैम्बर मेड के साथ वो बड़े कुत्सित भाव से हंसा। रंगे हाथों पकड़ा गया था। डोंगरे ने रहम खाया मेरे ऊपर, जो नौकरी से ही निकलवाया, हाथ पाँव न तुड़वाए, जान न ले ली। औरतों का बहुत रसिया मालूम होता है। हूँ तो सही, बदकिस्मती से। बदकिस्मती से? और क्या, 2 ही तो शौक है मुझे, घोड़ियों का और घोड़ों का। फास्ट वुमेन, स्लो हॉर्सेस। बर्बाद कर दिया दोनों ने। घोड़ा लगता नहीं, घोड़ा नहीं लगता, इसलिए घोड़ी हाथ नहीं लगती, बिदकती है। नोटों से सहलाओ तो शांत होती है और काबू में आती है। फिर लगा बहकने। सॉरी बॉस। अब क्या करता है? कुछ नहीं, बेकार हूँ। इसलिए मुझे जबरदस्ती सोहल साबित करने पर तुला है, ताकि इनाम की रकम हासिल करके अपनी बेकारी। इनाम की रकम तो चिड़िया का चुग्गा है बाप। वो चिंतित भाव से बोला। और वो भी पता नहीं तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं। आज की तारीख में तो मेरी देनदारी ही इससे कहीं ज़्यादा है। मेरी ज़रूरत तो। बकवास बंद कर। मुझे तेरी जाति दुश्वारियों से क्या लेना देना है? ये भी ठीक है। तो तू सोहल के सिर पर लगे इनाम का तमन्नाई नहीं? अरे नहीं बाप, मैं तो तुम्हारी शागिर्दी करने का तमन्नाई हूँ। तुम्हें उस्ताद मानकर कंपनी का ही मोटा माल पार कर जाने का तमन्नाई हूँ। मोटा माल? बहुत मोटा माल। 30 लाख डॉलर, यानी कि कोई 10 करोड़ रुपया नगद। तू तू कंपनी का इतना माल पार कर सकता है? अकेला नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसे सुपर बॉस की सरदारी में कर सकता हूँ। फिर पहुँच गया एक आने वाली जगह पर। बाप, अब मान भी लो कि तुम। अगर मैं सोहल होता तो मेरे पीछे आने की तेरी मजाल होती? वो नादानी कर ही बैठता तो सोहल को रूबरू पाकर खौफ से तेरी गिग्गी बंधी होती तो थर थर कांप रहा होता। मर के गिर भी गया होता तो कोई बड़ी बात न होती। अब इतना भी गया बीता नहीं मैं कि। शट अप। यस बॉस। तुझे सपना आया था कि आज सुबह मैं, आई मीन सोहल, हवाई जहाज के जरिए बम्बई पहुंचने वाला था? नहीं बाप, मैं तो किसी और ही की फिराक में एयरपोर्ट पर मौजूद था। आई सी। 3 दिन से फांसी लगा हुआ हूँ मैं वहाँ। मुझे पक्की खबर लगी थी कि सईद लाला वहाँ पहुँचने वाला है। वो कौन है? वो इब्राहिम कालिया के गैंग का आदमी है। बड़ी तोप है। कालिया तो इस वक्त जेल में है, इसलिए अब सईद लाला ही है जिसे कि अब शमशेर भट्टी की जगह माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी जेल में है इसलिए। वो अब जेल में नहीं है, वो तो ऊपर पहुंच गया। क्यों, क्या हुआ उसे? जेल ब्रेक की कोशिश में मारा गया। उसने जेल से भागने की कोशिश की थी? हाँ, पूना जेल से। उसका बॉस भी तो उसके साथ ही जेल में बंद था। उसने ऐसी कोशिश नहीं की थी? नहीं की थी। की होती तो वो भी मारा गया होता यकीनन। जेल से भागना कोई हंसी खेल है? बात सईद लाला की हो रही थी। हाँ, आज की तारीख में कालिया के गैंग की बड़ी तोप सईद लाला ही है। एयरपोर्ट पर असल में मैं उसी की ताक में मौजूद था।
3 दिन से विजिटर गैलरी में से आंखों पर दूरबीन लगाए मैं वहां पहुंचने वाली हर फ्लाइट के पैसेंजरों को सईद लाला की तलाश में स्क्रीन कर रहा था कि आज मुझे तुम दिखाई दे गए। मैं बयान नहीं कर सकता कि तुम्हें देखते ही मुझे कितनी खुशी हुई थी। तुम्हारा वहां पहुंचना तो रोटी का एक निवाला तलाशने निकले व्यक्ति को 56 पकवानों वाली थाली मिल जाने जैसी बात थी। बाप, वो बोलते हैं ना कि हाथी के पांव के नीचे सबका पांव। तूने दूरबीन से मेरे को देखा, कूदकर ये गलत वाहियात नतीजा निकाला कि मैं सोहल था और फिर ये सोच के मेरे पीछे लग गया कि मैं फौरन कंपनी का 10 करोड़ रुपया पार करने की तुम्हारी किसी स्कीम में शरीक हो जाऊंगा। ठीक? क्यों नहीं ठीक बाप? ये क्या किसी से छुपा है कि कंपनी को हिट करना तुम्हारा पसंदीदा शगल है। कंपनी को तबाह कर डालना तुम्हारी जिंदगी का अहम तरीन मिशन है। फिर कंपनी का मोटा माल पीटने की किसी स्कीम में शामिल होने से तुम्हें क्यों गुरेज होगा भला? सोहल को एक ही बात है। अब मैं तुम्हें स्कीम बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि कैसे और कहाँ से हमें कंपनी का 10 करोड़ रुपया हासिल हो सकता है। वो क्या है कि शट अप। अपनी स्कीम सोहल को सुनाना, सईद लाला को सुनाना या ऐसे ही किसी और मवाली को सुनाना, क्योंकि मैं बाप अब क्यों एक ही रट लगाए हो कि तुम। अबे अहमक, मैं नहीं हूँ सोहल। मेरा नाम अरविंद कौल है। मैं दिल्ली में गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में अकाउंट्स ऑफिसर की नौकरी करने वाला एक मामूली आदमी हूँ, ना कि कोई खतरनाक मवाली। ये देख अरविंद कौल के नाम का मेरा प्लेन टिकट, ये देख मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये देख मेरी कंपनी से जारी हुआ मेरा आइडेंटिटी कार्ड। अब और क्या सबूत चाहिए तुझे मेरी असलियत का? तुम्हारी असलियत का मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। तो फिर तुम सोहल हो और यही तुम्हारी असलियत है। मैंने पहले ही कहा है कि जो सूरत मैं एक बार देख लूं उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। यानी कि, विमल दांत पीसता हुआ बोला, जिद है तेरी कि तू आज ही अभी इस दुनिया से रुखसत होगा। बाप, शिंदे पूरी रिहाई से बोला, तुम मेरे सामने अपनी असलियत नहीं कबूलना चाहते तो इसकी इस वक्त कोई वजह होगी। मुमकिन है तुम मुझे कंपनी का भेदिया समझ रहे हो। मुमकिन है कि तुम्हें मेरी औकात अपनी बड़ी हस्ती के सामने बहुत छोटी लग रही हो। मुमकिन है तुम्हें मेरे साथ या मेरे जैसे किसी भी शख्स के साथ काम करना पसंद ना हो। मुमकिन है रोकड़ा तुम्हारी यूं फौरी ज़रूरत ना हो जैसे कि वो मेरी फौरी ज़रूरत है। मुमकिन है किन्हीं खास दिनों में तुम्हें ऐसा कोई काम करने से गुरेज हो। मुमकिन है तुम्हारे जहन में पहले से ही कोई स्कीम हो जिस पर अमल करने की खातिर तुम बम्बई आए हो। मुमकिन है सितारों की मौजूदा गर्दिश तुम्हें अपने हक में न लग रही हो। ऐसी और भी कई वजह हो सकती है तुम्हारे जहन में। बाप, वो सब वजह मुझे कबूल, लेकिन एक वजह मुझे कबूल नहीं होगी। कौन सी? कि तुम ये समझो कि मैं बढ़ की हाँक रहा हूँ कि तुम किसी पागल का ये प्रलाप सुन रहे हो कि उसके पास कंपनी का 10 करोड़ रुपया मार लेने की कोई स्कीम है। बाप, मेरा विश्वास करो, ऐसी स्कीम है। रोकड़ा भी उसमें इतना ही हासिल होगा और उसकी कामयाबी की फुल गारंटी है। तो जाके अमल क्यों नहीं करता उस पर? क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बड़ा कदम है जिसे अकेले उठाने की हिम्मत मेरे में नहीं। तू अकेला है? नहीं, जोड़ीदार तो और भी हैं, लेकिन वो भी मेरे ही जैसे हैं। कैसे? डरपोक, कमज़ोर, ख्वाब देखने वाले, छक्के। तुम बड़े आदमी हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन असलियत सिर्फ ये है कि हमें किसी की सरपरस्ती, किसी की रहनुमाई की, किसी की लीडरी की ज़रूरत है। जो लोग अपने बलबूते पर कुछ कर पाने में सक्षम नहीं होते, उन्हें जानते हो कैसा लीडर मिलता है? कैसा लीडर मिलता है? बंदर बांट का स्पेशलिस्ट। आखिर में तुम लोगों की लाशें समुद्र में तैरती पाई जाएंगी और तुम्हारा छांटा हुआ लीडर, जैसे तुम्हारा वो सईद लाला, तमाम माल खुद डकार जाएगा। यानी कि चोरों में ईमानदारी वाली मसल झूठ है। हर मसल हर जगह लागू नहीं होती। लेकिन बाप, वो व्यग्र भाव से बोला, तुम तो ऐसे नहीं हो। तभी तो मैं तुमसे इल्तजा कर रहा हूँ कि मैं अकाउंटेंट हूँ। जब माल हाथ में आ जाए और हिसाब किताब में कोई दिक्कत पेश आए तो तब मैं तुम्हारी काफ़ी मदद कर दूंगा। लेकिन तुम, अब ये शास्त्रार्थ खत्म कर। मैंने बोल दिया ना कि तूने मुझे गलत पहचाना है। मैं सोहल नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। तुम्हारी यही जिद है? ये मेरी जिद नहीं, इडियट, हकीकत है। ठीक है,
अब तुम्हारे सामने मेरी पेश तो चल नहीं सकती। मैं जबरन तो तुमसे मनवा नहीं सकता कि तुम सोहल हो, लेकिन एक कहा तो मान लो। फिर वही बात, गुजारिश है बाप, फरियाद है। क्या कहा मानो? अभी बताता हूँ। उसने अपने कोट की भीतरी जेब से एक बड़ा सा पर्स निकाला। उसमें से उसने एक छोटी सी लूज शीट्स वाली तार से पिरोई डायरी और एक छोटी सी पेंसिल बरामद की। उसने पर्स टैक्सी की डिक्की के ऊपर रख दिया और डायरी के एक वर्के पर कुछ लिखने लगा। विमल ने देखा कि डिक्की के ढक्कन पर पर्स यूं टिका था कि वो दोहरा होकर बंद नहीं हुआ था। पर्स में इतना कुछ भरा हुआ था कि वो जेब के भीतर ही बंद हालत में रह सकता था। विमल को पर्स की पिक्चर विंडो में से एक निहायत खूबसूरत लड़की की तस्वीर अपनी तरफ झांकती दिखाई दी। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, विमल बोला। तुम्हारी बीवी की है? लिखते लिखते शिंदे ने इनकार में सिर हिलाया। तो माशूक होगी। है तो सही कुछ कुछ। कुछ कुछ? बहुत मुंहजोर घोड़ी है, फुल काबू में नहीं आती। औरत को फुल काबू में करना हो तो उसे हमेशा के लिए अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? शादी करके। शादी क्यों नहीं कर लेता? और इससे ज़्यादा हसीन बीवी कहाँ मिलेगी? मैं तो करता हूँ, वो नहीं करती। क्यों? बाई है। लिखना बंद करके डायरी में से लिखा हुआ वर्का फाड़ता हुआ शिंदे बोला। धंधा नहीं छोड़ती। फिर भी दीवाना है इसका। पर्स में तस्वीर रखता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत पसंद है मुझे, लेकिन ये मुझे कड़का समझती है। शादी की फुल फीस भरता हूँ, फिर भी कड़का समझती है। शादी इसलिए तो नहीं करना चाहता कि जिस चीज़ की तू फीस भरता है वो तुझे मुफ्त में हासिल हो सके। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे सच में पसंद है ये। मेरा 10 करोड़ का दाव लग गया तो इसे सोने से तोल दूंगा। विमल हंसा। शिंदे ने अपना पर्स उठाया। डायरी और पेंसिल उसमें वापस यथास्थान पहुंचाई और पर्स फिर से कोट की जेब में रख लिया। इस कागज पर मेरा नाम पता दर्ज है। फिर वो लिखा हुआ वर्का विमल की ओर बढ़ाता हुआ बोला। और 2-3 ऐसे फ़ोन नंबर दर्ज है जिनके जरिए मेरे तक मैसेज पहुंच सकता है। मुझे क्यों दे रहा है? विमल बोला। इस उम्मीद में कि शायद कभी तुम्हारा ख्याल बदल जाए, शायद तुम्हें मेरा प्रस्ताव गंभीरता से लेने के काबिल लगे। ऐसे कब तक इंतजार कर सकता है? ज़्यादा देर तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो दाव ही ऐसा है जो कि एक खास दिन खेला जाना ज़रूरी है। उस दिन में अभी 6 महीने तो होंगे ही। विमल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। तब तक तुम लोग कोई बड़ा उस्ताद सांठ ही लोगे, शागिर्दी करने के लिए, जान गंवाने के लिए। मैं गणपति बप्पा से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा ही इरादा बदल जाए मेरे हक में। तेरी बातों से, तेरी उम्मीद से मुझे कितनी निस्बत है, इसका सबूत मैं अभी यहीं पेश कर देता हूँ। विमल ने कागज उसके हाथ से लिया और उसे 2 टुकड़े करके टुकड़े हवा में उछाल दिए। शिंदे हक्का बक्का सा उसका मुंह देखने लगा। तुमने उसे पढ़ा तक नहीं? वो आहत भाव से बोला। क्या जरूरत थी? जिस शहर नहीं जाना उसकी राह क्या पूछना? ओह, जरूर इसलिए कहते हैं कि, क्या कहते हैं? छाया है कम खजूर के ऊंचे दरख्त की, उम्मीद बांधिए न बड़े आदमी के साथ। फिर शायरी झाड़ने लगा। कुछ गलत कहा मैंने? तेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी में या तेरी जेब में? गाड़ी में। क्यों? जवाब देने की जगह विमल उसकी काली एम्बेसडर की ओर बढ़ा। उसने पाया कि चाबियों का गुच्छा इग्निशन के साथ लटक रहा था। उसने गुच्छा वहां से निकाल लिया और वापस आकर टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर सवार हो गया। तेरी कार की चाबियां मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, वो टैक्सी स्टार्ट करता हुआ बोला, ताकि तू फिर मेरे पीछे न लग सके। लेकिन मैं, पुल के करीब मैंने एक टी स्टॉल देखा था। तेरी चाबियां मैं वहाँ उसके मालिक के पास छोड़ जाऊंगा। बस तुझे वहां तक जाने और अपनी कार तक वापस लौटने की जहमत गवारा करनी होगी। शिंदे का चेहरा लटक गया। नाउ गुड लक एंड गुड बाय। उसने टैक्सी को यू टर्न दिया और उसे वापस दौड़ा दिया। पीछे सड़क पर पिटा सा मुंह लिए शिंदे खड़ा रहा। एक साइकिल पर सवार पीछे कैरियर पर गैस के सिलेंडर लादे गाहें बकाए साइकिल की घंटी बजाता विमल चैम्बूर के इलाके में उस सड़क पर दाखिल हुआ जिस पर तुकाराम का मकान था। उस घड़ी उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी और उसमें जगह जगह सफ़ेदी झलक रही थी। अपने सिर पर वो एक विग लगाए था जिसकी वजह से वो अधगंजा लग रहा था। उसके माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में सूरमा था। वो खाकी कमीज और खाकी पतलून पहने था
और उसके पैरों में घिसी हुई चप्पलें थी। अपने होठों में वो बुझी हुई बीड़ी दबाए था और साइकिल के हैंडल पर एक ट्रांजिस्टर टांगे था जो कि खूब खूब ऊंची आवाज में बज रहा था। ट्रांजिस्टर पर बजते फिल्मी गाने का साथ वो ट्रांजिस्टर से ज़्यादा ऊंची आवाज में खुद गाकर दे रहा था। वो उसकी एक खास आजमाई हुई हरकत थी जिसकी वजह से वो जानता था कि उसकी तरफ हर किसी की तवज्जो जानी थी, लेकिन फिर भी नहीं जानी थी। यूं शोर शराबे के साथ कहीं पहुंचता शख्स कोई ऐसा शख्स तो हरगिज नहीं हो सकता था जो अपनी कहीं आमद को छुपाकर रखना चाहता हो। वो सब साजो सामान अपने सिवरी के इलाके में मिनर्वा स्टूडियो के पास की दुकान से हासिल किया था। वो दुकानदार उसका पहले से वाकिफ था। उसका धंधा फिल्म वालों को वैसे प्रॉप सप्लाई करना ही था और वो विमल को भी कोई फिल्मों से संबंधित आदमी ही समझता था। बम्बई में अपने आगमन के शुरुआती वाकयात से विमल खुश नहीं था। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसका सोहल की सूरत में पहचान लिया जाना उसे बहुत आंदोलित कर रहा था। ऊपर से ये खबर भी दिल बैठाने वाली थी कि बम्बई के अंडरवर्ल्ड में उसके नए चेहरे की और उसके घड़ी वाले मेकअप वाली दोनों प्रकार की तस्वीरें सर्कुलेट हो चुकी थी। जबकि वो समझता था कि इकबाल सिंह से अपने नए चेहरे वाली फाइल हासिल करके उसे नष्ट कर देने के बाद उसने अपनी जिंदगी के उस राज पर बखूबी पर्दा डाल लिया था। इस लिहाज से तो कंपनी के प्यादों को और कंपनी के इनाम के लालची उनके पिट्ठुओं को आज भी बदस्तूर सोहल की तलाश हो सकती थी। इसी बात ने उसे चैम्बूर में सीधे तुकाराम के घर पहुंच जाने से रोका था और वो कुकिंग गैस के डिलीवरी मैन के बहरूप में वहां पहुंचा था। वहां पहुंचने से पहले उसने वहां फ़ोन करने की खूब कोशिश की थी, लेकिन फ़ोन नहीं लगा था। निरंतर घंटी बजती सुनाई देने के बाद भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला था। पता नहीं फ़ोन खराब था या घर पर कोई नहीं था। ज्यों-ज्यों तुकाराम का मकान करीब आता गया, वो चौकन्ना होता गया और उसकी तीखी निगाह पैन होती हुई दाएं-बाएं फिरती गई। मकान के सामने पहुंचने तक उसे यकीन हो गया कि इस बार कंपनी का कोई आदमी, कम से कम कोई मोची बना, कोई भिखारी बना, कोई कपड़े प्रेस करने वाला या कोई हवलदार बना वहां मौजूद नहीं था। साइकिल से उतरकर उसने साइकिल को सिलेंडर के सहारे टिकाकर खड़ा किया। इमारत के प्रवेश द्वार की कॉल बेल बजाई और साइकिल पर से एक सिलेंडर उतारकर अलग करने लगा। उसने उस सिलेंडर को लुढ़काकर दरवाजे के सामने पहुंचाया तो दरवाजा खुला और चौखट पर वागले प्रकट हुआ। गैस लाया है, विमल बोला। गैस लाया है? वागले बोला। किसने मंगाई? खास गैस है, दिल्ली से आई है। वागले सकपकाया। उसने घूर कर विमल को देखा और फिर उसके नेत्र फैले। इजी, विमल दांत भींचकर बोला। इजी। बहुत हौले से वागले का सिर सहमति में हिला। अबे ये डिब्बा बंद कर। फिर वो गला फाड़कर चिल्लाया। क्यों कान फाड़ रहा है? विमल ने ट्रांजिस्टर बंद न किया, केवल उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया। इधर ही ठहर, वागले गुस्से से बोला। मैं खाली सिलेंडर लाता हूँ। ठीक है, विमल बोला। वागले वापस भीतर चला गया तो विमल अपनी बुझी हुई बीड़ी सुलगाने में मशगूल हो गया। वागले एक सिलेंडर के साथ दरवाजे पर फिर प्रकट हुआ। उसने चौखट पर विमल द्वारा रखा सिलेंडर भीतर खींच लिया और उसकी जगह अपना सिलेंडर रख दिया। विमल ने बड़ी अदा से बिल बुक निकाली और उसमें से एक वर्का फाड़कर वागले को थमा दिया। जवाब में वागले ने उसे कुछ नोट सौंपे और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। विमल ने ट्रांजिस्टर का वॉल्यूम ऊंचा किया और उस पर आते गाने के साथ ऊंचा ऊंचा गाने लगा। फिर उसने सिलेंडर साइकिल पर लादा और यथापूर्व गाता बजाता वहां से रुखसत हो गया। पूर्व निर्धारित समय से पहले विमल अपनी उस पोशाक में, जिसमें कि वो मुंबई पहुंचा था, पाइप की कश लगाता हुआ साइन कगे स्टेशन पर मौजूद था। एक लोकल वहां पहुंची। उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली और फिर उस ट्रेन पर से निगाह हटाकर पाइप की कश लगाने लगा। अगली ट्रेन भी उसने छोड़ दी। अब उसके बाद की ट्रेन में उसने सवार होना था। 5 मिनट से भी कम समय में वो ट्रेन वहां पहुंची तो एक डिब्बे के दरवाजे पर बीच का डंडा पकड़े खड़ा वागले उसे दिखाई दिया। वो उस दरवाजे के करीब पहुंचा और फिर गाड़ी में हरकत आते ही उसमें सवार हो गया। विमल उसके करीब से गुजरा। उसने उससे निगाह तक मिलाने की कोशिश न की। वो उससे परे एक स्थान पर ठिठक गया और उसकी चौकन्नी निगाह सारी गाड़ी में फिरने लगी। गाड़ी के माटुंगा रुकने
और वहां से फिर रवाना होने तक उसे मुकम्मल यकीन हो गया कि वागले किसी की निगाहों में नहीं था। वो पाइप के कश लगाता आगे बढ़ा। जब उसके करीब से गुजरा तो केवल एक शब्द होठों में बुदबुदाया, दादर। वागले का सिर बहुत हौले से सहमति में हिला। उसने विमल से निगाह न मिलाई। दादर पर दोनों उतरे और एक दूसरे से दूर दूर चलते हुए बम्बई सेंट्रल वाले रूट की गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी चली तो दोनों डिब्बे के बीच में उपलब्ध खाली सीटों पर अगल बगल बैठ गए। खुशामदीद। वागले बड़े डैन संजीदा ढंग से मुस्कुराया और बोला, बम्बई में स्वागत। शुक्रिया, विमल बोला। मैंने तो अब तुम्हारे आने की उम्मीद छोड़ दी थी। क्यों भला? 1.25 महीना तो हो गया था चिट्ठी लिखे। कई बार चिट्ठी अपने मुकाम पर नहीं भी तो पहुंचती, और लिखनी थी। वागले ने इनकार में सिर हिला। क्यों? विमल बोला। पहली चिट्ठी पहुंची होती और पीछे दूसरी भी पहुंच जाती तो ऐसा लगता कि हम जबरन तुम्हारे गले पड़ रहे हैं। पागल हुआ है? अपनों के गले पड़ा जाता है। और फिर नालायकी तो मेरी थी। जो दुश्वारी तुका ने अपनी चिट्ठी में लिखी वो मुझे खुद समझनी चाहिए थी। मैं तो दिल्ली जाकर गृहस्थ बन गया, बीवी वाला बन गया और पीछे सब भुला बैठा। ये मेरी खुदगर्जी थी जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। वागले खामोश रहा। चिट्ठी मुझे वक्त पर मिली थी, विमल बोला। 1 तारीख को, नए साल के तोहफे के तौर पर। आज तो 5 तारीख हो गई फरवरी की। नीलम के बच्चा होने वाला था। नाजुक केस था, जान जा सकती थी। रुकना पड़ा। अब खैरियत है? हाँ, वाहे गुरु ने मेहर की। क्या हुआ? लड़का। बधाई। चाचा जी को भी। वागले हंसा। तुका कैसा है? वागले ने जवाब ना दिया। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। काफी देर खामोशी रही। गाड़ी लोअर परेल पहुंची, रुकी और चल दी। विमल को फिजा एकाएक भारी लगने लगी। उसका दिल किसी अज्ञात आशंका से लरजने लगा। उसे ये निश्चित जान पड़ने लगा कि उसे कोई बुरी खबर मिलने वाली थी। खैरियत से तो है तुका? वो व्याकुल भाव से बोला। हाँ है, फिलहाल। फिलहाल क्या मतलब? फ्रैक्चर के बाद तुका की टांग आज तक मुकम्मल तौर से ठीक नहीं हुई। क्यों? हड्डी तो जुड़ गई थी। भीतर कोई विकार रह गया था जो बढ़ता चला गया। चलने फिरने के नाकाबिल हो गया था। टांग जिस्म का जोर नहीं झेल पाती थी। पहले बैसाखियों से थोड़ा बहुत चल लेता था, लेकिन फिर वो भी मुमकिन न रहा। क्यों? क्यों मुमकिन न रहा? मेरे साथ दिल्ली, वहाँ से चंडीगढ़, फिर जम्मू और वैष्णो देवी तो वो खुद अपने पैरों से भला चंगा चलकर गया था। तब तकलीफ कम थी जिसे वो छुपा लेता था। मुंबई आकर ही नई दुश्वारियां शुरू हुई थी। क्या नई दुश्वारियां? डॉक्टर निदान ने बताया था कि ऊपर से भली चंगी लगने वाली टांग के भीतर जख्म था जो कि भरता नहीं था, और बेहतरीन दवाओं के काबू तो आता नहीं था, बढ़ता भी जाता था। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। तुकाराम को डायबिटीज़ है, पुरानी, ऊपर से बढ़ती उम्र। डायबिटीज़ वाले उम्र दराज आदमी का जख्म बहुत मुश्किल से भरता है, नहीं भी भरता। ओह, अब मौजूदा हालात ये है कि डॉक्टर कहता है कि टांग में गैंग्रीन हो गई है, जो कि काबू में तो आ ही नहीं रही, फैलने भी लगी है। सरदार, तुका की जान बचाने के लिए उसकी टांग काटनी पड़ सकती है। दाता, इतना सब कुछ 13 महीनों में हो गया? वागले ने संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। तो ये बात थी जिसे तुका ने अपनी चिट्ठी में अपनी बदकिस्मती का दर्जा दिया था। हाँ, लेकिन पैसे का तोड़ा क्यों कर हो गया? पैसा तो बहुत था। तुका ने सब बांट दिया। ये कह कहकर लोगों को 8-8, 10-10 साल की एडवांस रकमें दे दी कि सब उसकी बैंकों में एफडी करा दे और फिर उसके ब्याज से काम चलाएं। ऐसा कहीं होता है? यूं तो लोग बेईमान हो जाएंगे। हो गए। कई तो पैसा लेकर शहर से ही गायब हो गए। कई उन रकमों के बड़े बड़े हिस्से खुद हड़प गए और झूठ बोल दिया कि एफडी करा दी। लेकिन तुका ने किया क्यों ऐसा? क्योंकि उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि वो बहुत जल्द मर जाने वाला था। वो समझता है कि इधर उसकी टांग कटी और उधर उसके प्राण निकले। तू ये कहकर गया था कि अगर नीलम तुझे मिल गई तो इस पाप की नगरी में तू लौट के नहीं आएगा। तुका को अपने सामने मौत दिखाई दे रही थी। ऐसे हालात में उसे ये ही मुनासिब लगा कि वो तमाम पैसा यूं बांट दे जैसे कि उसने बांटा। भारी गलती की उसने। ये तो उसने ईमानदार लोगों को भी बेईमान बनने के लिए उकसाने वाला काम किया।
बात यहीं तक निपट जाती तो भी गनीमत थी। क्या मतलब? चैरिटी की तेरी इस ड्राइव का तुका की दयानतदारी से या उसकी नादानी से इतना प्रचार हो गया कि नए नए लोग अपनी ज़रूरतों की कहानियां लेकर पहुंचने लगे। चर्च में नन्स के लिए क्वार्टर बनने हैं, पादरी साहब को चंदा चाहिए, मिशन के स्कूल में बच्चों को वर्दियां और दोपहर का खाना मुहैया कराना है, प्रिंसिपल साहब को पैसा चाहिए, इमाम साहब को गरीबों को हज कराने के लिए रकम चाहिए, डिस्पेंसरी की फ्री ओपीडी पर बीमारों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है, डॉक्टर साहब को दवाओं के लिए रुपया चाहिए, यतीम खाने की छत गिर गई है या गिरने वाली है, पैसा चाहिए, विधवा आश्रम को कंबल चाहिए, मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित होनी है, महंत जी को पैसा चाहिए, ग्रंथी को गुरुद्वारे के लंगर के लिए। दाता, इतने लोगों की इतनी ज़रूरतें कौन पूरी कर सकता है? तुका कर सकता है, करता है, तेरे नाम से करता है। सवाब कमाने का ऐसा जुनून उस पर सवार हो गया है कि नहीं कर सकता है फिर भी करता है। ये तो दीवानगी है। हमारी कौम तो 5000 साल से भूखी नंगी है। कोई एक आदमी 5000 साल की भूख मिटा सकता है? शुरुआत तो तूने ही की थी, लेकिन अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? वागले खामोश रहा। देख, विमल बोला, लोग मंगते को 4 पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? क्या 4 पैसे हमारे मुल्क की 5000 साल पुरानी गरीबी, भूख मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। सब जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। न आप कुल जहान के मंगतों को 4 पैसे दे सकते हैं और न एक मंगते की जून 4 पैसे संवार सकते हैं। फिर भी लोग बाग मंगते को 4 पैसे देकर सवाब कमाते हैं और मंगता वो पैसे खुशी खुशी कबूल करता है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है मेरे भाई। एक अच्छी मिसाल दूसरी अच्छी मिसाल के लिए रास्ता खोलती है। मंगते अनेक हैं, ज़रूरतमंद अनेक हैं, दाता भी अनेक हो सकते हैं। क्या पता हो क्या, होंगे ही। वाहे गुरु ने एक ही सोहल पैदा किया हो, भगवान ने एक ही तुकाराम पैदा किया हो, ये क्या ज़रूरी है? कोई और सोहल, कोई और तुकाराम सामने आएगा तो जानेंगे। फिलहाल ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि शुरुआत तूने ही की थी। हातिम ताई बनने का जोश तेरे में ही पैदा हुआ था। तुका तो महज तेरे काम को आगे बढ़ा रहा है या चौतरफा फैला रहा है? वागले खामोश रहा। मेरी मंशा तो सिर्फ इतनी थी, विमल बोला, कि हराम की कमाई, गुंडे बदमाशों से छीना पैसा, कंपनी नाम की ऑर्गेनाइज क्राइम की संस्था के झंडा बरदारों से छीनी स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग की कमाई किसी सद कार्य में लगे। कम से कम उतनों का तो भला हो जितनों का एक खास रकम से हो सकता है। जैसे सिलसिला तू सुना रहा है, ये तो लूट हुई, बल्कि डकैती हुई। अब तुका को कौन समझाए? वो तो समझता है कि सरदार उसे जो काम सौंप गया है वो उसे पूरा कर रहा है, जबकि पैसा खत्म हो चुका है। तो कैसे कर रहा है? वागरे खामोश रहा। तुझे मालूम है, वर्सोवा में तुका के 2 मकान थे। हाँ, उसने बेच दिए। क्या? चैम्बूर वाला मकान वहाँ के एक पारसी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और कॉलोनाइजर एलजी बोमन जी पोच खाना वाला के पास 60 लाख रुपए में गिरवी पड़ा है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।